आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 4 मान जा मेरे मन। इसके लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। सोप ओपेरा यानी धारावाहिक। उनकी प्रमुख कृतियाँ रोबोट, मान किराए जा का मेरे मकान, मन पंचर, ये आखिरी रात आदि। हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। और हास्य व्यंग्यात्मक निबंध यानी क्या? किसी विषय का तार्किक यानी तर्क संबंधी बौद्धिक विवेचनापूर्ण लेख यह निबंध है। हास्य व्यंग्य में उपहास यानी मजाक का प्राधान्य होता है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग किया है तथा वास्तविकता यानी जो सच्चाई है, सच की पहचान यहाँ पर इस पाठ के द्वारा, इस निबंध के द्वारा लेखक रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने किया है। नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 4 मान जा मेरे मन बताने वाली हूँ। इस पाठ के लेखक रामेश्वर सिंह कश्यप जी हैं। रामेश्वर सिंह कश्यप जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के सेमरा गांव में हुआ था। बच्चों, सन 1950 में पटना के भीषण कॉलेज से उन्होंने एमए किया तथा उसी साल ये पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के व्याख्याता पद पर नियुक्त हुए। बाद में एसपी जैन कॉलेज सासाराम के प्राचार्य हुए। रामेश्वर सिंह कश्यप का रेडियो नाटक लोहा सिंह भोजपुरी का पहला सोप ओपेरा है। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बच्चों। नाटक है रोबोट, किराए का मकान, पंचर, आखिरी रात, लोहा सिंह आदि। बच्चों, ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। इस प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मन पर नियंत्रण न रख पाने की कमजोरी पर करारा व्यंग किया है तथा वास्तविकता की पहचान कराई है। लेखक ने इस निबंध के माध्यम से हमें संदेश भी दिया है कि मन पर नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। बच्चों, इस पाठ की प्रस्तावना इस तरह से है कि सारांश को मैं बताना चाहूँगी इस तरह से है कि लेखक बताते हैं कि उनका मन कभी उनकी बात नहीं सुनता था, जिसके कारण लेखक और उनके मन में अनबन रहती थी। अनबन का मूल कारण ये था कि पूरे जीवन लेखक ने मन को बचपन से ही आज़ादी दे रखी थी, जिसके कारण वो बुढ़ापे में उनकी बात सुनता नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि लेखक और मन के बीच क्या चल रहा है। तो मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वचलित आदमी तोलने वाली मशीन का टिकट था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी। क्या लिखी थी? आप प्रगतिशील हैं, लेकिन गलत दिशा में। आधी रात का वक्त था। मैं चारपाई पर उदास बैठा अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूठा सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो, ये टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 से ज़्यादा हो गया हूँ। स्टेशन वाली मशीन पर तूलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचो, जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया, यानी उदाहरण दिया कि तुमने बचपन में बाइस्कोप देखा होगा। कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी। उस लिहाज से तुम अभी काफ़ी दुबले पतले हो। मैंने कहा, मन भाई, मेरी जिंदगी बाइस्कोप होती तो रोग क्या था? मेरी तकलीफ़ों पर गौर करो। रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं। दर्जी
अकेले मुझे नाप नहीं सकता। व्यक्तिगत आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा, यानी क्रोधित हो उठा। ऐसी घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला, इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की। मैं क्या जानता था तुम आस्तीन के सांप निकलोगे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से जैसे और बिसुरने लगा। इतने दिनों की सेवाओं का यही फल है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले आदमियों के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, विश्वासघाती हो। मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखनी चाहिए। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुझे लेने के देने पड़ गए। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा। जा दिन मन पंछी उड़ी जे। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। किताबों से लदी टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरू जैसा बोलने लगा। पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया और कहा, मनवा मानत नाही हमार रे। दादरा सुनकर मेरे मन ने तो आंसू पोंछ लिए, मगर बोला ही नहीं। मैं सीधा नए काट के कंठ संगीत पर उतर आया और बोला, मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझ में है लगन, मान जा मेरे मन। आखिर मन साहब थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। बोले, तुम चाहते क्या हो? मैंने डॉक्टर का पुर्जा सामने रखते हुए कहा, सहयोग चाहता हूँ, तुम्हारा सहयोग। मेरे मन ने नाक भों सिकुड़ते हुए कहा, पिछले 13 साल से इसी तरह के पुर्जों ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। भला यह भी कोई भले आदमी का काम है? लिखता है, खाना छोड़ दो। मैंने एक खट्टी डकार लेकर कहा, तुम साथ तो देते तो भी मैं कभी का खाना छोड़ देता। एक तुम्हारे कारण मेरा शरीर चर्बी का महासागर बना जा रहा है। ठीक ही कहा गया है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मेरे मन ने उपेक्षापूर्वक कागज पढ़ते हुए कहा, लिखता है, कसरत करो। मैंने मुलायम तकिए पर कूहनी टेक कर जम्हाई लेते हुए कहा, कसरत करो। कसरत का सब सामान तो है ही अपने पास, सब शुरू कर देता हूँ। मैंने रुआसा होकर कहा, तुम साथ दो तो यह भी कुछ मुश्किल नहीं है। सच पूछो तो आज तक मैंने देखा ही नहीं कि यह सूरज निकलता किधर से है। मन ने बिल्कुल घबरा कर कहा, लेकिन दौड़ोगे कैसे? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, दोनों पैर से। ओस से भीगा मैदान, दौड़ता हुआ मैं, उगता हुआ सूरज, आह कितना सुंदर दृश्य होगा। सुबह उठकर सभी को दौड़ना चाहिए। सुबह उठते ही औरतें चूल्हा जला देती हैं। आँख खुलते ही भुक्कड़ों की तरह खाने की फिक्र में लग जाना बहुत बुरी बात है। सुबह उठना तो बहुत आसान बात है। दोनों आंखें खोलकर चारपाई से उतरे, 2,500-3 हजार दंड बैठकें निकाली, मैदान में 15-20 चक्कर दौड़े, फिर लौटकर मुकद्दर हिलाना शुरू कर दिया। मेरा मन यह सब सुनकर हंसने लगा। मैंने रोककर कहा, देखो यार, हंसने से काम नहीं चलेगा, सुबह खूब सवेरे जागना पड़ेगा। मन ने कहा, अच्छा अब सो जाओ। आँख लगते ही मैं सपना देखने लगा कि मैदान में मैं तेजी से दौड़ रहा हूँ, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है, मुर्गे बाग दे रहे हैं। अचानक एक विलायती किस्म का कुत्ता मेरे दाहिने पैर से लिपट गया। मैंने पाँव को जोरों से झटका कि आँख खुल गई। देखता क्या हूँ कि मैं फर्श पर पड़ा हूँ। टेबल मेरे ऊपर है और सारा परिवार चीख चीख कर मुझे टेबल के नीचे से निकाल रहा है। खैर, किसी तरह लंगड़ाता हुआ चारपाई पर गया कि याद आया मुझे तो व्यायाम करना है। मन ने कहा, व्यायाम करने वालों के लिए गहरी नींद बहुत ज़रूरी होती है। तुम्हें चोट भी काफ़ी आ गई है, सो जाओ।
मैंने कहा, लेकिन शायद दूर बाग में चिड़ियों ने चहचहाना शुरू कर दिया है। मन ने समझाया, ये चिड़िया नहीं है, बगल वाले कमरे में तुम्हारी पत्नी की चूड़ियाँ बोल रही है। मैंने करवट बदल ली। मैं नींद की ओर कदम बढ़ाते हुए अनुभव किया। मन व्यंग्यपूर्वक हंस रहा था। मन बड़ा दुस्साहसी था। हर रोज की तरह सुबह 9:30 बजे आँख खुली। नाश्ते की टेबल पर मैंने ऐलान किया, सुन लो कान खोलकर, पाँव की मोच ठीक होते ही मैं मोटापे के खिलाफ लड़ाई शुरू करूँगा। खाना बंद, दौड़ना और कसरत चालू। किसी पर मेरी धमकी का असर न हुआ। पत्नी ने तीसरी बार हलवे से पूरा प्लेट भरते हुए कहा, घर में परहेज करते हो तो होटल में डटा लेते हो। मैंने कहा, इस बार मैंने संकल्प किया है, जिस तरह ऋषि सिर्फ हवा पानी से रहते हैं उसी तरह मैं भी रहूँगा। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, खैर जब तक मोच है तब तक तो खाओगे ना। मैंने चौथी बार हलवा लेते हुए कहा कि इतना खा लूं कि खाने की इच्छा ही न रह जाए। यह वाम मार्गी कायदा है। उस रात नींद में मैंने पता नहीं कितने जोर से टेबल में ठोकर मारी थी कि 5 महीने बीत गए पर मोच ठीक नहीं हुई। यूं चलने फिरने में कोई कष्ट न था, मगर जो ही खाना कम करने या व्यायाम करने का विचार मन में आता, बाएं पैर के अंगूठे में टिस सी उठने लगती। एक दिन रिक्शे पर बाजार जा रहा था। देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा वजन की मशीन सामने रखे है, घंटी बजाकर लोगों का ध्यान आकृष्ट कर रहा था। रिक्शा रोककर जो ही मैंने मशीन पर एक पांव रखा, तोल का कांटा पूरा चक्कर लगाकर अंतिम सीमा पर थरथराने लगा, मानो अपमानित कर रहा हो। बूढ़ा आतंकित होकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, दूसरा पांव न रखिएगा महाराज, इसी मशीन से पूरे परिवार की रोजी चलती है। आसपास के राहगीर हंस पड़े। मैंने पांव पीछे खींच लिया। मैंने मन से बिगड़ कर कहा, मन साहब, सारी शरारत तुम्हारी है, तुम्हारी दृढ़ता ही नहीं, तुम साथ देते तो मोटापा दूर करने का मेरा संकल्प अधूरा न रहता। मन ने कहा, भाई जी, मन तो शरीर के अनुसार होता है, मुझ में तुम दृढ़ता की आशा ही क्यों करते हो। अंततः पूरी कोशिश करने के बाद भी लेखक का मन उसकी बात नहीं सुना और वह मोटापे के रोग से ग्रसित ही रहा। इसलिए लेखक बताना चाहता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए, जिससे कि हम बुरी चीज़ों से दूर रहें। आपके लिए कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी से पहली इकाई और उसमें से चौथा अध्याय मान जा मेरे मन, जिसे रामेश्वर सिंह कश्यप जी ने लिखा हुआ है, यह लेकर आई हूँ। मैंने इसकी व्याख्या आपको पहले करा दी है, बता दी है, उसका वीडियो बन चुका है और आज मैं आपके लिए इसका स्वाध्याय लेकर आई हूँ। तो हम इसका स्वाध्याय को आज देख लेते हैं। इसका स्वाध्याय दिया हुआ है पेज नंबर 12 पर और इसके स्वाध्याय इस तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। हम देखते हैं कि पाठ के आंगन में इसमें सूची तैयार कीजिए में दिया है, पाठ्य में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द लिखिए, उसकी एक लिस्ट बनाइए, सूची तैयार कीजिए। सूची यानी लिस्ट, तो हमें जितने शब्द मिले हुए ये हैं कैलेंडर, डॉक्टर, टेबल, मशीन, टिकट, बायोस्कोप और फुटपाथ। ये हमको जो है अंग्रेजी शब्द इस लेसन में मिले हैं। दूसरा हम देखते हैं कि संजाल पूर्ण कीजिए। अब संजाल पूर्ण कीजिए के अंतर्गत क्या आ रहा है, क्वेश्चन है, लेखक ने सपने में देखा। लेखक ने सपने में क्या क्या देखा, जब उन्होंने सोचा कि मैं कल से व्यायाम शुरू करूंगा और उसके लिए वे जब सोने गए तो नींद लगने के बाद में उन्होंने सपना देखा कि मुर्गे बाग दे रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाय रंभा रही है और मैं मैदान में तेजी से दौड़ रहा हूँ। और ऐसा सपना देखते हुए वे पलंग से नीचे गिर जाते हैं और उनके पैर में जो है मोच आ जाती है ना।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि मान जा मेरे मन निबंध का आशय अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख कर रखा हुआ है, तो आपको मैं बता देती हूँ जिससे कि आपका ये जल्दी ही तैयार हो जाएगा। अभी देखिए आप कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि मान जा मेरे मन जो है ये निबंध का आशय क्या है। तो हमें इसमें लिखना है कि यह निबंध लेखक के विचारों एवं मन के बीच के द्वंद्व को बताता है ना, बताता है, या फिर इस निबंध में ऐसा भी लिख सकते हैं। इस निबंध में लेखक के विचारों एवं मन के बीच के द्वंद्व को बताया गया है। लेखक के बढ़े हुए वजन के कारण उसको हर जगह उसका हर जगह उपहास उड़ाया जाता है। रिक्शा वाले उसे रिक्शा में बैठाने से मना कर देते हैं। वही डॉक्टर भी क्या करते हैं, उन्हें कई प्रकार की सलाह दे देते हैं, जैसे कि व्यायाम करो, है ना। परंतु लेखक का अपने मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, और इस कारण क्या होता है, वह व्यायाम करना, खाने पर नियंत्रण करना चाहता है, पर उसका मन उसका साथ नहीं देता। लेखक का मन साथ नहीं देता। वो एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, अपने खाने पर नियंत्रण भी करना चाहते हैं, पर उनका मन जो है कभी उनका साथ नहीं देता, और इसलिए लेखक का दुबला होने का संकल्प जो उन्होंने किया हुआ होता है वो पूरा नहीं हो पाता। वह इसके लिए संपूर्ण रूप से अपने मन को दोष देते हैं, पर मन उन्हें अपने आप पर नियंत्रण रखने की सलाह देता है और कहता है कि जब आप अपने आप पर नियंत्रण पालोगे तब मैं स्वयं ही आपके निर्देशानुसार चलने लगूंगा। यानी यहाँ पर मन ने बताया है कि मेरी कोई बात नहीं होती है, बल्कि तुम अगर अपने आप पर नियंत्रण पालो तो फिर तो मैं तुम्हारे हिसाब से ही चलूंगा, है ना। मेरा अपना कोई इच्छा या ये नहीं होता, इच्छाएं नहीं होती है ना। आगे का हम देखते हैं। भाषा बिंदु के अंदर हमको दिया हुआ है कि रेखांकित शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग करके लिखिए। अब रेखांकित शब्द जो भी, जैसे ये रेखांकित है, ये यहाँ रेखांकित, ये रेखांकित, ये रेखांकित, ये रेखांकित, यानी जिसके नीचे लाइनें खींची उनमें से हमको उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उपसर्ग जो है किसी भी मूल शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पे पहला शब्द दुस्साहसी दिया है, तो साहस जो है इसका मूल शब्द है, दुह जो है ये इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, और उपसर्ग लगा हुआ है, और ई जो है वह इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। वैसे ही दूसरा जो हमको उदाहरण दिया है, असामाजिक गतिविधियों के कारण दंडित हुआ, तो असामाजिक जो है यहाँ पे हमको शब्द दिया है जिसमें से हमको उपसर्ग और प्रत्यय निकालना है। तो अ इसका उपसर्ग है और इक इसका प्रत्यय है, क्योंकि सामाजिक इक अंत में आता है, ठीक है। स्वाभिमानी व्यक्ति समाज में ऊंचा स्थान पाते हैं। तो स्वाभिमान के अंतर्गत स्व को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, अभिमान, है ना। और ये आ कैसे हो गया, तो स्व में अ और ये अ दोनों मिलके यहाँ आ की मात्रा लग जाती है, वो स्वाभिमान हो जाता है। तो स्व और अभिमान के पहले स्व और बाद में ई लगा देंगे, ये प्रत्यय और ये उपसर्ग हो जाएगा। इस तरीके से हमने स्वाभिमान में से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग निकाल लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि गर्मी के कारण बेचैनी हो रही है। बेचैनी में चैन शब्द जो है वो मूल शब्द है, इसके पहले बे लगा दिया तो उपसर्ग बेचैन हो गया, और ई लगा दिया तो बेचैनी जो है वो प्रत्यय बन गया, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं व्यक्ति को हमेशा परोपकारी वृत्ति रखना चाहिए। तो परोपकारी में से उपकार शब्द को हमने जो मूल शब्द है उसको बाहर निकाल दिया, इसके पहले पर लगा दिया, तो फिर ये इसमें उपसर्ग लगाया, पर और उ, है ना। अ और उ दोनों मिलके क्या हो जाता है, दोनों के मेल से ओ शब्द बन जाता है, तो परोपकार ऐसा हो गया है ना। और ई प्रत्यय लगा दिया तो परोपकारी प्रत्यय क्या हो गया, ई हो गया, हमने उसमें से अलग निकाल लिया। फिर अपमानित जो है, अपमानित में मान जो है वो मुख्य शब्द है। अपमान यहाँ पे मुख्य शब्द नहीं है, क्योंकि अ तो इसमें अपने आप में उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए मान जो है इसमें मूल शब्द है, मुख्य शब्द है, और इसमें अप लगाकर हमने इसको अपमान बनाया। तो अपमान, अप क्या है इसमें उपसर्ग, और अपमानित इत प्रत्यय हमने इसके अंदर लगाया, ये जो है ये प्रत्यय। इस तरीके से हमने अपमानित शब्दों को उपसर्ग और प्रत्यय के रूप से अलग अलग कर लिया। तो विद्यार्थियों, मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आपको जो है मान जा मेरे मन इसका स्वाध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा।